हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सुबह की किरण। आओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। समीर ने प्रीति को अपने बगल में खड़ा देखा तो अपनी सीट से उठते हुए कहा, नहीं, तुम बैठो, मुझे अगले स्टैंड पर उतरना है। तुम बैठो, तुम्हें खड़ा होने में तकलीफ हो रही है। उसने फिर आग्रह किया तो प्रीति उसकी सीट पर बैठ गई। बस में खचाखच भीड़ थी। तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। प्रीति का एक पैर जन्मजात खराब था, इसीलिए थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। नीलम ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मुस्कुराती हुई बोली, चलो, तुम्हारी तकलीफ समझने वाला कोई तो मिला। अगले स्टैंड पर दोनों सहेलियां उतर गई। समीर भी उनके पीछे पीछे उतरा। तुम्हारी सहेली के साथ मैंने अन्याय किया, वो प्रीति को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। लेकिन क्या करूं, सीट एक थी और तुम दो। कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे लिफ्ट दे देना। नीलम भी मुस्कुराते हुए बोली। तो समीर ने पूछा, वैसे तुम दोनों यहाँ कहाँ रहती हो? बगल में ही, गौरव गर्ल्स हॉस्टल में, नीलम ने बताया। अच्छा है, अब तो हमारा इसी स्टैंड से कॉलेज आना जाना होता रहेगा। मैं भी थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ। मेरे बाबूजी एक कंपनी में जॉब करते हैं और यहीं उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। समीर, प्रीति और नीलम एक ही कॉलेज में थे। आज कॉलेज में उनका पहला दिन था। प्रीति आगरा की रहने वाली थी और नीलम लखनऊ की। दोनों गौरव गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम में ही रहती थी। प्रीति के पिताजी एक अच्छे ओहदे वाली सर्विस में थे, किंतु असमय उनका देहांत हो गया था, जिसके कारण उसकी मां को अनुकंपा के आधार पर उसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। प्रीति के बाबूजी बहुत पहले अपना गांव छोड़कर आगरा में आए थे और यहीं उन्होंने एक छोटा सा मकान बना लिया था। गांव की जमीन और मकान उन्होंने बेच दिया था। प्रीति की मां चाहती थी कि वो आईएएस की तैयारी करे ताकि एक ऊंची पोस्ट पर जाकर अपनी विकलांगता के दर्द को भुला सके। इसीलिए उन्होंने उसे दिल्ली में एमए करने के लिए भेजा था। प्रीति को शुरू से ही साइकोलॉजी में गहरी रुचि थी और बीए में भी उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट था। इसीलिए उसने इसी सब्जेक्ट से एमए करने का विचार किया। प्रीति को शुरू से ही कुछ सीखने और अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करने की इच्छा थी। वो साइकोलॉजी में शोध कार्य करना चाहती थी और भविष्य में किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थी। नीलम एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी दिल्ली के किसी कॉलेज से एमए कर ले और उसकी सोसाइटी मॉडर्न हो जाए, क्योंकि आजकल बिजनेसमैन के लड़के भी एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की को शादी के लिए ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए उसने दिल्ली के इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और इजी सब्जेक्ट होने के कारण साइकोलॉजी में एमए करना चाहती थी। समीर के पिताजी उसे आईएएस बनाना चाहते थे और समीर भी इसके लिए इच्छुक था। इसीलिए वो भी साइकोलॉजी से एमए करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिए हुए था। प्रीति एक साधारण परिवार की थी और स्वभाव से भी बहुत सरल, इसीलिए उसकी वेशभूषा और पोशाकें भी साधारण थीं। पर वो सुंदर व स्मार्ट थी। उसे बनाव श्रृंगार और मेकअप पसंद नहीं था। किंतु दूसरी ओर नीलम सुंदर और छरहरे बदन की गोरी लड़की थी और अपने शरीर की सुंदरता पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान था। वो मेकअप करती और प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनती। कॉलेज में जहाँ प्रीति अपनी किताबों में उलझी रहती, वहीं नीलम अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती और मस्ती करती। एक दिन प्रीति लंच के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों से कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। तभी नीलम उसके पास आई और बोली, अरे पढ़ाकू, ये लंच का समय है और तुम किताबों से माथापच्ची कर रही हो, जैसे रिसर्च कर रही हो। चलो चलकर कैफेटेरिया में चाय पीते हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, प्रीति ने कहा तो नीलम चली गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा तो समीर था। बस में मिलने के बाद समीर आज पहली बार उसके पास आकर खड़ा हुआ था। क्लास में कभी कभी उसकी ओर देख लिया करता था, किंतु बात नहीं करता था। प्रीति, सभी लोग कैफेटेरिया में चाय पी रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर नोट्स बना रही हो। अभी तो परीक्षा होने में काफी देर है। चलो चाय पीते हैं। बाद में आऊंगी समीर, थोड़े से नोट्स बनाने बाकी हैं, पूरा कर लेती हूँ। अब बंद भी करो, समीर ने उसकी नोटबुक को समेटते हुए कहा। अच्छा चलो। प्रीति भी किताबों को नोटबुक के साथ हाथ में उठाते हुए उठ खड़ी हुई।
जब समीर और प्रीति कैफेटेरिया में पहुंचे तो वहां पहले से ही नीलम अपनी कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठकर चाय पी रही थी। अगल बगल और भी कई लड़के लड़कियां थी। आ गई पढ़ाकू, सविता ने उसको देखते हुए चुटकी ली। मैंने कहा तो मेरे साथ नहीं आई। अब समीर ने एक बार कहा तो आ गई। हाँ भाई, उस दिन बस में उठकर अपनी सीट जो तुम्हें ऑफर की थी, अब उसका कुछ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। नीलम की बात सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगीं। समीर कुछ झेंप सा गया। बात आई गई हो गई, किंतु इसके बाद प्रीति और समीर अक्सर आपस में मिलते। प्रीति को साइकोलॉजी के कई टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उसने साइकोलॉजी में कई जाने माने लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन किया था। जब कभी क्लास में कोई लेक्चरर आता तो उस विषय के ऐसे गंभीर प्रश्नों को उठाती कि सभी उसकी ओर ताकने लगते। समीर को उसके पढ़ने में काफी मदद मिलती। समय के साथ साथ उनके बीच आपसी लगाव बढ़ रहा था। उनके बीच गहराता संबंध कॉलेज में चर्चा का विषय था। कुछ साथी उस पर चुटकियां लेने से नहीं चूकते। लंगड़ी ने समीर को अपने रूप जाल में फंसा लिया। कोई कहता तो कोई उन दोनों की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र के कान में कुछ फुसफुसाता, जिसका एक ही मतलब होता था कि उन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अब वो किस किस को जवाब देता, इसीलिए चुप रहता। वैसे भी समीर अपने करियर के प्रति सीरियस था। उसे आईएएस की तैयारी करनी थी, जिसमें साइकोलॉजी को मुख्य विषय रखना था। वो इस विषय के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। उधर प्रीति को इसी विषय के किसी टॉपिक पर रिसर्च करना था। इसीलिए दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट थे, किंतु लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर प्रेम का भी अंकुरण होने लगा था, जिसको दोनों महसूस तो करते, किंतु इसकी आपस में कभी चर्चा नहीं करते। ऐसे ही कब 2 वर्ष गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने एमए फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। फिर समीर ने आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और प्रीति एक प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करने लगी। नीलम ने किसी तरह एमए किया और घर चली गई। उसके पिता ने उसकी शादी एक बिजनेसमैन से कर दी। उसके निमंत्रण पर प्रीति उसकी शादी में गई। उसने तो समीर को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारणवश समीर नहीं पहुंच पाया। नीलम ने प्रीति से वादा किया था कि भले ही वो उससे दूर है, लेकिन जब कभी वो याद करेगी वो उससे जरूर मिलेगी। बिछड़ते वक्त दोनों सहेलियां खूब रोईं। इधर समीर और प्रीति के बीच दूरी बढ़ी तो लगाव भी कम होने लगा। उनके बीच कुछ महीनों तक तो फोन पर संपर्क होता रहा, फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। यही दुनियादारी है। कभी समीर जब तक उससे एक बार नहीं मिल लेता उसे चैन नहीं मिलता। अब उसे उसकी याद ही नहीं रही। प्रीति ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। जीवन किसी का भी हर वक्त एक जैसा कहाँ रहता है, ये कोई जानता भी तो नहीं कि कब किसके साथ क्या घट जाए। प्रीति अभी दिल्ली में ही थी कि एक दिन सुबह सुबह ही उसे खबर मिली कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है। सुनते ही वो आगरा के लिए भागी, किंतु वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रीति पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो फफक कर रोने लगी। अब उसका एकमात्र सहारा उसकी मां भी उसे छोड़ गई थी। अस्पताल में वो मां के शव को पकड़कर रो रही थी, पर उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसकी मां के ऑफिस वाले आए हुए थे। उन लोगों ने कहा, बेटी अब अपने आप को संभाल, ये समय रोने का नहीं है। उठो, अब माँ का दाह संस्कार करने की सोचो। अब आग भी तुम्हें ही देनी है। इस दुख भरी घड़ी में अपनों की कितनी याद आती है। उसने समीर को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन तो डेड था। शायद उसने नंबर बदल लिया था। अंतिम बार जब उससे भेंट हुई थी तो कहा था अब दूसरा सिम लेगा। हार थक कर उसने नीलम को याद किया। नीलम से उसकी शादी में अंतिम बार भेंट हुई थी। वैसे भी उससे कभी कभी बातें होती रहती थी। उसके हस्बैंड की प्रयागराज में एक बड़ी कपड़े की दुकान थी। वो खुले विचार वाला युवक था, इसीलिए नीलम को कहीं आने जाने में रोक नहीं थी। नीलम खबर सुनते ही आगरा के लिए अपनी गाड़ी से चल पड़ी। प्रीति के जिम्मे अभी काफी काम था। अस्पताल का बिल चुकाना, माँ का दाह संस्कार क्रिया करना और अकेले पड़े घर को संभालना। एक युवती जिसका दुनियादारी का कोई भी ज्ञान ना हो और जिसकी जिंदगी
माँ पिता की छत्र छाया में बीती हो, वह जिसको घर संभालने का कोई व्यावहारिक ज्ञान ही ना हो, अचानक इस तरह की विपत्ति पड़ने पर क्या स्थिति हो सकती है, ये तो वही समझ सकती है जिसके सिर पर यह अचानक बोझ आ पड़ा हो। इस स्थिति में पड़ोसी भी बहुत काम नहीं आते, सिवा सांत्वना के कुछ शब्द बोल देने के। और जिसका कोई अपना ना हो, उसके लिए तो ये क्षण बड़े ही धैर्य रखने और आत्मबल बनाए रखने का होता है, और वो भी तब जब कोई अपना बहुत ही करीबी उसे छोड़कर चला गया हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और माँ के बैंक अकाउंट का उसके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। पिछले महीने माँ ने उसके खाते में जो पैसा ट्रांसफर किया था वो अब तक खर्च हो चुका था। नीलम से वो कुछ मांगना तो नहीं चाहती थी, किंतु उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए उसने उससे कुछ मदद करने के लिए कहा। नीलम ने चलते वक्त चेक बुक और अपना डेबिट कार्ड भी पास में रख लिया। नीलम ने गांव के अपने सहोदर चाचा जी को बुला लिया, जिन्होंने प्रीति की मां के दाह संस्कार करवाने में बहुत मदद की। नीलम ने अस्पताल के सारे बिल भी भर दिए और मां के दाह संस्कार व पारंपरिक विधि में होने वाले दूसरे आवश्यक खर्चे भी वहन किए। प्रीति दकियानुसी विचारों वाली युवती नहीं थी, इसीलिए उसने विद्युत शवदाह द्वारा अपनी मां का दाह संस्कार किया और अन्य पारंपरिक क्रियाएं भी बहुत ही सादे ढंग से संपन्न की। जब तक प्रीति सारी क्रियाओं से निपट नहीं गई, तब तक नीलम उसके साथ ही रही। परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मनुष्य को उससे तो बाहर निकलना ही पड़ता है, और प्रीति भी इससे निकल तो गई, किंतु वो जिस खालीपन का एहसास कर रही थी उसे भरना बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद नीलम प्रयागराज लौट गई और प्रीति अपने मकान को एक विश्वस्त आदमी को किराए पे देकर अपना रिसर्च वाला काम पूरा करने के लिए दिल्ली लौट आई। उसे पता चला कि उसकी मां ने अपने नाम से एक इंश्योरेंस भी कराया था, जिसका अच्छा खासा पैसा नॉमिनी होने के कारण उसे मिल गया। मां के बैंक अकाउंट में भी काफी पैसे थे, इसीलिए उसको अपने रिसर्च के काम में कोई दिक्कत नहीं आई। उसने नीलम का सारा पैसा भी लौटा दिया। समय बीतता गया और उसके साथ साथ प्रीति भी पहले से ज्यादा समझदार और परिपक्व होती गई। उसे आगरा के ही एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। इस दुनिया में कहाँ किसी को किसी से मतलब होता है। वो अकेली थी। समीर जो कभी उसके दिल के करीब आ चुका था, उससे भी उसका संपर्क टूट गया था। नीलम अपने घर चली गई थी, जिससे कभी कभी फोन पर बातचीत होती रहती थी। लड़कियों की शादी में तो वैसे ही काफी दिक्कतें होती हैं, और उसका तो एक पैर भी खराब था, और उसकी शादी के बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं था। जो लोग उसके संपर्क में आते थे वो उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर आते थे, ना कि उसका जीवन साथी बनने के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों से वो हमेशा ही अपने को दूर रखती थी। अब तो उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, घर से कॉलेज जाना, वहां मनोयोग से छात्रों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर मनोविज्ञान की पुस्तकों का गहरा अध्ययन करना। इधर वो मनोविज्ञान पर एक किताब लिख रही थी, जिससे उसका खालीपन कट जाता था। कॉलेज के उसके सहकर्मी पढ़ाने में कम, कॉलेज की आपसी राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और उनकी इन बेवजहों की चर्चाओं से वो अपने को हमेशा ही दूर रखती थी। इसीलिए उन लोगों से भी उसका ज्यादा संबंध नहीं था। किंतु कॉलेज के प्रिंसिपल उसको बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी निगाहों में उसे इतनी कम उम्र में काफी अच्छी जानकारी थी। इसीलिए वो उसकी हर संभव मदद भी करते थे। कॉलेज के छात्र भी उसकी कक्षाओं को कभी भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उससे अच्छा लेक्चर देने वाला कॉलेज में कोई अन्य लेक्चरर था ही नहीं। एक दिन सुबह उसने अखबार में देखा कि समीर नाम का कोई आईएएस अधिकारी उसके शहर में जिला अधिकारी बनकर आया हुआ है। समीर नाम ने ही उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। वो सोचने लगी, ये वही समीर तो नहीं जो कभी उसके दिल के बहुत करीब हुआ करता था और घंटों मनोविज्ञान की किसी टॉपिक पर उससे चर्चा करता था। क्या समीर आईएएस बन गया? ये प्रश्न उसके जहन में कौंध रहा था, और अब वो बहुत देर तक समीर के साथ बिताए गए उन पलों को याद कर रही थी, जो 5 वर्ष बाद भी अभी तक वैसे ही तरोताजा थे, जैसे ये बस कुछ पलों पहले की ही बात हो। यही पता लगाने के लिए एक दिन वो उसके ऑफिस पहुंची, तो पता लगा
कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। दूसरे दिन समीर से मिलने के लिए उसके चैम्बर में जाना चाहा तो दरवाजे पर खड़े चपरासी ने उसे रोक दिया और उससे स्लिप मांगी। उसने सोचा पता नहीं वही समीर है या कोई और, इसीलिए उसने चैम्बर में उससे मिलने का विचार त्याग दिया। वो सोचने लगी, वैसे तो जिला अधिकारी आम आदमी के हितों के लिए जिला में पदस्थित होता है और उससे मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अफसरशाही ने आम आदमी से जिलाधिकारी को कितना दूर कर दिया है। वैसे जिलाधिकारी से उसके द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले जनता दरबार में भी आसानी से भेंट हो सकती थी, किंतु उसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा इतनी थी कि वो बहुत समय तक इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। सो जिलाधिकारी द्वारा राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए किए जाने वाले कोर्ट के दौरान उसने उसे देखने का मन बनाया। उसे किसी ने बताया था कि उस दिन जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करेंगे। जब वो उसके न्यायालय में पहुंची तो समीर मुकदमे की कोई फाइल देख रहा था। वो न्यायालय में खड़ी थी, किंतु समीर ने उसे देखा नहीं और वो झट न्यायालय के कमरे से बाहर आ गई, फिर अपने घर पहुंची। अब उसने सोचा कि वो उसके आवास में जाकर मिलेगी। जब वो उसके आवास पहुंची तो फिर चपरासी ने स्लिप मांगी। अब उसे लगा वो तो लड़की है, लोग जाने उसके बारे में क्या क्या सोचने लगे, इसीलिए उससे बिना मिले ही वापस घर लौट आई। समीर को जिला में पद स्थापित हुए 4 महीने से अधिक हो गए थे, किंतु उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अब तक मनोविज्ञान पर प्रीति की लिखी पुस्तक आने वाली पीढ़ियां और मनोविज्ञान को छपने के लिए दिल्ली का पाठ्य पुस्तकों से संबंधित एक प्रकाशक तैयार हो गया था। पुस्तक की पांडुलिपि उसने प्रकाशक को सौंप दी थी, जो अब मुद्रण के लिए भेजी जा चुकी थी। अगले महीने उसकी प्रतियां तैयार होकर आ जाने वाली थी और पुस्तक का विमोचन उसके कॉलेज के हॉल में होना तय हुआ था। प्रिंसिपल के आग्रह पर जिलाधिकारी समीर ने भी विमोचन समारोह में आना स्वीकार कर लिया था और उसी के हाथों उसकी पुस्तक का विमोचन होना था। काम की बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण समीर का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इसकी लेखिका वही प्रीति है जो कभी दिल्ली में उसके साथ मनोविज्ञान में एमए कर रही थी। प्रिंसिपल साहब खुद इनविटेशन लेकर गए थे और प्रीति ने उनसे कभी समीर की चर्चा नहीं की थी। प्रीति ये सोचकर काफी उत्सुक और रोमांचित थी कि उसकी पुस्तक का विमोचन समीर के हाथ होगा और उसी के द्वारा वो सम्मानित की जाएगी। वो सोच रही थी कि वो क्षण कैसा होगा जब वो पहली बार इतने दिनों के बाद समीर के सामने जाएगी। आज वो दिन आ ही गया था। रात में उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार उसे समीर की बातें, उसके साथ घंटों मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चाएं याद आ रही थी। उस समय समीर उससे बार बार कहता था कि वो आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहता है और अब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। उसने जो सोचा था उसे वो मिल गया था। क्या समीर की शादी हो गई है या अभी भी वो कुंवारा है? ये प्रश्न भी उसके मन में बार बार कौंध रहा था। वो सोच रही थी कि यदि समीर की शादी हो गई है तो उसकी पत्नी कैसी होगी। यदि समीर ने उसे देखकर पुरानी बातों को कुरेदना शुरू किया तो उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी? कहीं वो उसके संबंधों को लेकर आशंकित तो नहीं हो जाएगी? उसके मन में पहली बार इतना उत्साह था, दिल में हलचल थी। वहीं अंदर से समीर से मिलने का एक मधुर एहसास भी था। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली और पहली बार अपना इतनी देर तक श्रृंगार किया। आज सच में वो काफी सुंदर लग रही थी। पुस्तक विमोचन समारोह के लिए कॉलेज के हॉल को काफी सजाया गया था। शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। दूसरे कॉलेजों के शिक्षक और कई विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। सबके खाने पीने का इंतजाम पुस्तक के प्रकाशक की ओर से था। वो कॉलेज रिक्शा से जाती थी, किंतु आज प्रिंसिपल ने उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेजी थी और कॉलेज के एक जूनियर लेक्चरर को भी साथ लगा दिया था। जब वो कॉलेज के हॉल में पहुंची तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे। लाउड स्पीकर पर कोई पुराना संगीत काफी कम आवाज में बज रहा था। पुस्तक विमोचन की सारी आवश्यक तैयारियां कर ली गई थी। अब जिला अधिकारी के आने की प्रतीक्षा थी। तभी जिला अधिकारी समीर के आने का माइक पर अनाउंसमेंट हुआ। समीर के स्टेज पर पहुंचते ही
सभी उपस्थित मेहमान उसके सम्मान में खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने समीर का स्टेज पर स्वागत किया और उन्हें अपनी बगल में विशेष अतिथि के रूप में बिठाया। ठीक उसके बगल में प्रीति भी बैठी हुई थी। प्रीति ने समीर को देखकर हाथ जोड़े तो वो अप्रत्याशित रूप से उसको स्टेज पर देखकर विस्मित होते हुए बोला, अरे तुम प्रीति, यहाँ? क्या आप एक दूसरे को पहचानते हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हम दोनों ने एक ही साथ दिल्ली में एक ही कॉलेज से साइकोलॉजी में एमए किया है। लेकिन प्रीति ने ये कभी नहीं बताया। प्रिंसिपल ने अब प्रीति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्यों प्रीति, इतना बड़ा राज तुम छिपाए हुए हो? मुझे तो कम से कम बताया होता। प्रीति प्रिंसिपल को क्या बताती कि उसने कई बार समीर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ संकोच, कुछ झिझक और परिस्थितियों ने उसे उससे मिलने ही नहीं दिया। और चाहकर भी वो समीर से अपने संबंधों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा नहीं कर पाई। समीर, तुमसे मिलने की मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई, वो सकुचाते हुए धीरे से बोली। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी प्रीति। फंक्शन के बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। माँ कैसी हैं? सुनते ही प्रीति की आंखें नम होने लगी और वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तो प्रिंसिपल ने मामले की नाजुकता को समझते हुए बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, इत्मीनान से इस संबंध में बातें होंगी। अभी हम लोग पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पुस्तक का विमोचन करते हुए समीर ने प्रीति की सादगी, नम्रता और उसके कोमल भावों की विस्तृत चर्चा करते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादों को सबके साथ साझा करते हुए कहा कि प्रीति कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिससे हमारे प्रोफेसर भी बहुत प्रभावित थे। प्रीति को साइकोलॉजी पर जितनी पकड़ है उतनी बहुत कम लोगों को होती है। हमें गर्व है कि इस शहर में हमारे बीच प्रीति जैसी एक विदुषी हैं। समीर की बातों से पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। तब प्रीति ने महसूस किया कि समीर, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो उसे भूल गया है, बिल्कुल उसकी थोथी समझ थी। उसके दिल में उसके प्रति अभी भी उतना ही लगाव और प्रेम है जितना कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। फंक्शन के बाद समीर ने उससे उसका फ़ोन नंबर लिया और उसके घर की लोकेशन नोट करते हुए कहा कि इस रविवार को वो उसके साथ ही लंच करेगा। अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए उसने रविवार को इंतज़ार करने के लिए कहा। फंक्शन के बाद उसके सभी सहकर्मी उसको आंखें फाड़ कर देख रहे थे। समीर ने सभी लोगों के बीच जिस प्रकार प्रीति की प्रशंसा की थी और सम्मान दिया था, उसका किसी को भी अनुमान नहीं था। प्रीति ने घर आकर पूरे घर को साफ किया, ड्राइंग रूम में सोफे को करीने से लगाया और घर के बाहर पड़े हुए गमलों को ठीक से लगाया और उनमें पानी दिया। माँ के गुजर जाने के बाद प्रीति अंदर से काफी टूट गई थी। घर में कोई नहीं था और उसका जीवन अकेलेपन के दौर से गुजर रहा था, इसीलिए पूरा घर ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। किंतु समीर ने जब से कहा था कि रविवार को उसके घर आकर उसके साथ लंच करेगा, उसके शरीर में तो एक नया ही उत्साह पैदा हो गया था। मन मयूर नाचने लगा था और जीवन के प्रति एक नया नजरिया पैदा हो गया था। रविवार को सुबह से ही प्रीति समीर के लिए लंच की तैयारी में लगी हुई थी। इसी बीच फोन पर उसने प्रयागराज से नीलम को भी बुला लिया था। वो पुस्तक विमोचन समारोह में कुछ जरूरी कामों में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाई थी। नीलम भी समीर से मिलने के लिए उत्साहित थी। एक लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक टेबल पर मिलने वाले थे। समीर ने उसे फोन पर सूचना दी थी कि वो रविवार को 2 बजे के बाद आएगा। उसे एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना है क्योंकि ज़िले में सोमवार को सीएम का दौरा होने वाला था, किंतु वो उस दिन 12 बजे ही आ गया। सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो मैं जल्दी आ गया। आते ही वो बोला। उसका घर एक संकरी गली में था। उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। बॉडीगार्ड साथ में था। उसे अचानक आया देख प्रीति और नीलम दोनों उठ खड़ी हुई। नीलम को देखकर उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे तुम कब आई? तुम भी आगरा में ही रहती हो क्या? नहीं, तुम्हारे बारे में प्रीति ने बताया तो मिलने आ गई। नीलम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इस शहर में पिछले 4 महीने से हूँ, लेकिन प्रीति को मेरी कभी याद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है समीर, तुमसे मिलने का मैंने कई बार सोचा, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रीति ने कहा। क्यों, मैं तुम्हारे लिए गैर कब से हो गया?
ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी? अब प्रीति उससे क्या कहती, और कहती भी तो क्या उसकी सफाई से समीर की उल्हाना दूर हो जाती? अच्छा, अब बता, माँ जी कहाँ हैं? समीर, अब प्रीति की माँ इस दुनिया में नहीं है, नीलम ने बताया। कुछ देर तक समीर चुप रहा, फिर बोला, सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हारे दिल के दर्द को कुरेदा। अब घर में कौन रहता है? इसके साथ अब कोई रहने वाला नहीं है समीर। ये नितांत अकेलापन का जीवन जीती है, अपनी दुनिया में खोई हुई। जिस तरह कॉलेज में किताबों में खोई रहती थी, अब भी किताबें ही इसकी साथी हैं, नीलम बोली। समीर थोड़ी देर तक घर में इधर उधर देखता रहा। उसकी माँ और बाबूजी का फोटो सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। उसने सोचा उसका ध्यान अब तक उन फोटो पर क्यों नहीं गया, जो वो प्रीति को बार बार माँ की याद दिलाता रहा। उसने हाथ जोड़कर उसके माता पिता के फोटो के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रीति से बोला, जिंदगी इसी का नाम है। ये कोई नहीं जानता कि किसकी जिंदगी उसको किस तरह जीने के लिए मजबूर करेगी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं एक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर गया, जहां सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के रहते थे। घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। वहां एक दिन किसी ने मेरा स्मार्टफोन चुरा लिया। उस फोन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, उसी में तुम्हारा फोन नंबर भी था। मैंने तुम्हें खोजने का प्रयास किया, किंतु तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। फिर मेरी कोचिंग की क्लासेस चलने लगी और परीक्षा की तैयारी में इतनी बुरी तरह उलझा कि फिर तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं गया। और इसी बीच मेरे बाबूजी का तबादला कंपनी वालों ने दूसरे शहर में कर दिया, जहां वो माँ के साथ शिफ्ट कर गए। मैं इकलौती संतान था, घर में कोई रहने वाला नहीं था, इसीलिए पिताजी ने 3 कमरों के इस अपार्टमेंट में एक कमरा निजी उपयोग के लिए रखकर 2 कमरे किराए पर दे दिए। लेकिन प्रीति, तुम चाहती तो मेरे घर जाकर मेरे किराएदार से मेरा फ़ोन नंबर मांग सकती थी, क्योंकि कभी कभी मैं वहां जाया करता था और किराएदार को मेरा फ़ोन नंबर मालूम था। तुम तो मेरे घर गई थी। मेरे माता पिता तुम्हें बहुत ही लाइक करते थे। माँ तो हमेशा ही तुम्हारे सरल स्वभाव की प्रशंसा करती थी, और पिताजी अक्सर कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति का गुण प्रधान होता है, न कि उसका शरीर। मेरे माँ बाबूजी इसी हफ्ते यहाँ घूमने आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। हाँ समीर, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उनके आने के बाद तुम मुझे फ़ोन करना, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊंगी। लेकिन तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? समीर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। क्यों मजाक करते हो समीर? मेरे जैसी कोई मिले भी नहीं। हैंडीकैप होना एक अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा ना कहो प्रीति, आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में तुम्हारा मुकाबला करने वाला इस शहर में कोई नहीं है। ये तो प्रीति नहीं जानती थी कि समीर के साथ उसका क्या रिश्ता है, किंतु अंदर ही अंदर ये जानकर कि वो अब तक कुंवारा है, उसके मन के तार झनकृत हो उठे। इस बीच समीर के माँ बाबूजी के आने का वो बेसब्री से इंतजार करती रही, और फिर कुछ ही दिनों बाद समीर ने उसे फोन करके बताया कि उसके माँ बाबूजी आए हुए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। आज रात का डिनर उनके साथ करोगी तो उन्हें खुशी होगी। प्रीति तो इसी अवसर का इंतजार कर रही थी, इसीलिए उसने उसके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे अंदर आने से कोई न रोके, इसीलिए समीर ने उसको लाने के लिए अपनी प्राइवेट कार भेज दी थी। प्रीति को लेने समीर अपने आवास के गेट तक स्वयं आया। जब वो उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके माँ बाबूजी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उनके पैर छुए, उन्होंने उसे अपनी बगल में बिठा लिया। समीर तुम्हारी हमेशा चर्चा करता है। सुना, माँ भी नहीं रही, घर में अकेली हो। बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। लड़की, वो भी अकेली। समीर की माँ बोली। बेटी, अब आगे क्या करना है? समीर के बाबूजी ने पूछा। क्या करूँगी बाबूजी, दिन में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रात में अध्ययन, कुछ लेखन। उसने नम्रता से कहा। अभी क्या लिख रही हो? अभी तो कुछ नहीं, इस पुस्तक का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कैसा है, फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियां और मनोविज्ञान मैंने पढ़ी, समीर ने दी थी। ये सच है कि मनोविज्ञान के स्थापित सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में वैसे ही नहीं रहेंगे। बाबूजी, आप भी क्या ना आते ही पुस्तक की चर्चा में लग गए। घर और बाहर रात दिन यही तो करती है ये।
आज तो हम एंजॉय करें। वैसे प्रीति, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, सारे आइटम वेज ही रखे हैं। माँ बाबूजी वेजिटेरियन हैं। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। खाना खाने के बाद जब प्रीति जाने को हुई तो माँ ने उसे रोका। बेटी, तुम्हारी शादी की कहीं बात चल रही है क्या? प्रीति कुछ बोल नहीं पाई। जवाब देती भी तो क्या, उसकी शादी की बात करने के लिए कौन है? समझ गई बेटी, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई है नहीं जिससे तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। समीर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। आईएएस में उसके सिलेक्शन के बाद कई अमीर घराने के लोग अपनी बेटियों की शादियों के लिए आए। वो सभी अपनी दौलत के बल पर समीर को खरीदना चाहते थे। समीर का इस संबंध में स्पष्ट मत था कि शादी मन का मिलन होता है, सिर्फ शरीर का नहीं। और जो लड़की अपने बाप की हैसियत के बल पर इस घर में आएगी, वो कभी भी अपना दिल उसे नहीं दे पाएगी। बेटी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो और समीर से तुम्हारा मन मिलता हो तो इस घर में तुम्हारे जैसी बहू पाकर हम प्रसन्न होंगे। समीर के पिताजी की भी यही इच्छा है। समीर भी यही चाहता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम इत्मीनान से फैसला लेकर बताना। कोई जल्दी नहीं है, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन माँ जी, कहाँ समीर की पोस्ट और कहाँ मैं एक साधारण कॉलेज की लेक्चरर। अब लज्जित न करो प्रीति, समीर बोला। मेरे और तुम्हारे संबंधों के बीच हमारी पोस्ट और हैसियत बीच में कहाँ से आ गई? इसी से बचने के लिए तो मैंने अब तक किसी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रीति ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसने समीर के माँ बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, आप लोगों का आदेश मेरे लिए आज्ञा से कम नहीं। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। समीर उसे छोड़ने उसके घर तक गया। जब वो लौटने लगा तो उसने प्रीति को अपने गले से लगा लिया और बोला, प्रीति, पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। आज भी मैं वही समीर हूँ जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था, और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। समीर के गले लगी प्रीति को ऐसा लग रहा था मानो सारे जहान की खुशियां उसे मिल गई हैं। रात का स्याह अंधेरा अब समाप्त हो चुका था। सुबह की नई किरणें फूटने लगी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।